हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस लेक्चर, जरूरी है जानना कि 2025 के अंदर अगर आप अपनी यूपीएससी ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने पीएसआई ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल को टाइम पे तैयार करें टू इंश्योर एंड टू एंड रिविजन एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग, जिसके लिए हमारा बैच 1 हो गया है launch. Now, what is even more important that despite resounding success, we ensure कि हमारे prices continue to remain at an affordable point ताकि कहीं से भी अगर बच्चा आ रहा हो वो इनको खरीद सके, इन्हें अवेल कर सके, राइट। सो हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है एंड टू एंड कोर्स है, जहां पे ना ही आपको वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। रिकॉर्डेड क्यों है? ताकि आप इनको अपने पेस पे देख सकें, बफरिंग की आपको कोई टेंशन ना हो, बट ये अपडेटेड नवे लेक्चर्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनके ऊपर भी, ताकि मेंस 2024 तक अगर कोई डेवलपमेंट आए आपको टेंशन ना हो। इसके अलावा हम मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद मेंटरशिप बाय एकेडमिक मेंटर एंड सिलेक्टेड ऑफिसर मेंटर्स, जो आपके स्ट्रेटेजिक मेंटर्स होते हैं। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे साथ मंथली लाइव जूम इंटरैक्टिव सेशंस हैं, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट के अलावा वीकली आंसर राइटिंग भी है अलोंग विद मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट एंड टू एंड इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। इसके अलावा मेन से पहले चीट शीट्स, आंसर टीवी डिबेट्स की समरीज, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। हाउएवर अगर आपको 22,000 कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं हमारे और भी मॉड्यूल्स को, इंक्लूडिंग विदाउट आंसर इवैल्यूएशन व्हिच कॉस्ट ओनली ₹12,000 एंड विद आंसर इवैल्यूएशन एट 18,000। व्हाट इज इवन मोर, आप यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट को टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेसिक्स की तैयारी खुद कर रहे हैं तो आप हमारा करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, राइट। टू ज्वाइन आवर कोर्स आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, हमें इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर सिंपली विजिट कर सकते हैं sleepyclasses.com को, जहां पे आपको हमारे पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल जो है मिल जाएगा। दिस इज ऑल। अब चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट टुडेज लेक्चर एंड साथ ही में अपनी तैयारी को हमेशा बढ़िया तरीके से पूरे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर सेकेंड स्कूल, जो कि है ग्राम्स्टन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये किससे इंस्पायर्ड है? द इटालियन कम्युनिस्ट एंटोनियो ग्राम्स्ची, जिनकी हमने थॉट इन फुल डिटेल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी की थी। सो इट्स अ गुड टाइम, अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं आ रही, अगर आपको लगता है अच्छा ग्राम्स्ची की मेन कौन से आइडियाज थे, क्विक टाइम टू गो बैक एंड रिवाइज दैट लेक्चर एंड देन स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कोरिलेशंस भी होती रहती है, इस तरह से आपकी रिविजन्स भी होती रहती हैं। अब ये ग्राम्स्ची की जो आइडियाज थे विद रिगार्ड टू हेजेमनी, जो इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट थी टू सिविल सोसाइटी एंड द वे इन विच थ्रू कल्चर, थ्रू एजुकेशन ये हेजेमनी बनाए रखने में एक मेजर रोल प्ले करती है, उन्हीं आइडियाज से इंस्पायर होके कॉक्स इनको इंटरनेशनल रिलेशंस के रेल्म के अंदर अप्लाई करते हैं। And by doing this, Robert Cox also offers a critique of all the prevailing theories of international relations. That is not just realism and liberalism, but also orthodox Marxism in the way that it has existed with the dependency school. Right? It says that even though कि ये सारी थ्योरीज ने वेरियस चीजें पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, दे रिमेन इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर एन ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एनालाइज कर सकें। A very important statement inspired by Gramsci, जो कि कॉक्स आगे रखते हैं, is the fact that theory is always of someone and for some purpose. Now, in doing so, he actually is saying that all these theories that claim to be objective are in fact not objective at all.
राइट सो यही आ गया ना ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है साइंटिफिक है हमारे कोई बायसेस नहीं है हमारी कोई वैल्यू अटैच नहीं है दिस इज द वे दैट वर्ल्ड इज अनार्किकल वर्ल्ड इज अ पावर कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड इज कोऑपरेटिव और वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन आइडिया राइट ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि थ्योरीज आर ऑलवेज मेंट टू लेजिटिमाइज और टू फर्दर सम कॉज राइट सो देयरफॉर रियलिज्म लिबरलिज्म या इवन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के पीछे जो है एक टिल्ट है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो एक सर्टेन टाइप ऑफ रूल को एक सर्टेन टाइप ऑफ सिस्टम को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है एंड देयरफॉर ये ग्राम्स्की की ही थॉट को फॉलो करते हैं कि आइडियाज एंड वैल्यूज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लेजिटिमाइजिंग और क्रिएटिंग दी हेजिमनी of a certain set of social relations, right? So it's not just that there is a dependency relationship and that is why periphery continues to be periphery or semi periphery continues to be semi periphery. It is also because of the kind of hegemony that certain ideas have across the system because of which जो प्रेजेंट लिबरल ऑर्डर का सिस्टम है वो कंटिन्यू किया जा रहा है इनफैक्ट एक सेमी पेरिफेरी कोर तक शायद तब तक ना मूव कर पाए जब तक वो सारे उस लिबरल ऑर्डर को एक्सेप्ट ना कर ले एंड वंस इट एक्सेप्ट्स ऑल दोज वैल्यूज तो फिर उस कोर के अंदर और इनके अंदर डिफरेंस क्या रह गया राइट सो बेसिकली कोर का क्या आइडिया हमें याद है ना मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या करना चाहती है इट वांट्स टू मेक एवरीवन अग्री टू द फैक्ट दैट लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट model is the way to go if you want to be modernized that is the route to follow right तो इसी तरह से कॉक्स बोलते हैं that international relations के अंदर भी जितनी existing theories है they have to go beyond just the economic aspect or just the power relation aspect to look at how these social relations are formulated what are the norms and values जिनके basis पे ये create किए जाते हैं and क्या purpose है इन norms and values का right so कॉक्स का यही जो है एक orientation है कि ये जो theory है ये जो आइडियाज है प्रिवेलिंग इन अ सर्टेन वर्ल्ड ये ऑब्जेक्टिव या वैल्यू फ्री कभी नहीं हो सकते राइट सो द आइडिया दैट यू नो डेमोक्रेसी इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट्स नॉट लाइक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर फ्लॉ नहीं है इट्स नॉट लाइक USA in its long history of democracy was able to erode inequality or was able to deal with racial injustices वो भी नहीं कर पाई but हम क्या by showing that democracy is the most it's the most appropriate form of government available to us हम क्या एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को बेहतर बताना चाहते हैं राइट सिमिलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए या विमेन शुड ड्रेस दिस सर्टेन वे इफ यू वांट देम टू बी फ्री राइट ये सारे क्या है ये सारे वैल्यू फ्री आइडियाज नहीं है बट इन सब के साथ कोई ना कोई सब्जेक्टिविटी अटैच्ड है सिमिलरली ये बोलते हैं दैट व्हेन यू लुक एट इंटरनेशनल रिलेशंस यू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट्स थ्योरीज लाइक रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म राइट ये सारी की सारी अ स्टेटिस्ट कोएस्ट दैट इज जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं इन द प्रेजेंट सिस्टम दे वांट them to stay in power and they want the present order to continue and to perpetuate itself right in status quoist theories के against कॉक्स कहते हैं हम present करते हैं हम आपको with critical theories ये जो status quoist theories है इनको ये बोलते हैं problem solving theory मतलब ये basically बताना चाहते हैं how to avoid war right or how to avoid the system going completely kaput or completely collapsing why because they want the present system to continue because the present system benefits them critical theory on the other hand does not want to just solve problems right it wants to point them out and it wants to challenge the prevailing order कि ये सारी चीजें जो है गलत हो रही हैं इस तरह से ताकि एक more free एक more emancipated world जो है वो सेटअप हो सके ठीक है और यही आइडिया जो है वो कॉक्स भी अप्लाई करते हैं तो रॉबर्ट कॉक्स दिखाते हैं कि किस तरह से अभी जो डोमिनेंट पावर्स एग्जिस्ट करती है राइट तो यूएसए मान लीजिए वेरियस वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है उन्हें मान लीजिए जिनकी मेन डोमिनेंस है इन द वर्ल्ड वो शेप करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इन अ वे दैट सूट्स देयर interests right so जिस तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने बोला था वही सेम आर्ग्यूमेंट्स जो है यहाँ पे यूज हो रही हैं that if you look at the world order when you look at the things that various international institutions say or when you look at various reports
एवरीथिंग क्या है कि आप क्या हो, आप एक फ्लॉड डेमोक्रेसी हो, आपको किसकी तरफ बढ़ना है, एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है. सिमिलरली द आइडिया दैट IMF वर्ल्ड बैंक जो है want you to open up your economies. The WTO says you need to liberalize your trade, right? You need to be more open about free trade, you need to remove subsidies, right? ये क्या है, ये सारे एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं ताकि ये जो डोमिनेंट पावर्स हैं इनका फायदा होता रहे. ठीक है. एंड वो बोलते कि ये जो अपनी डोमिनेंस है सिर्फ कोवर्सिव एबिलिटीज के साथ नहीं बना के रखते. जैसे कि लग्जमबर्ग, याद है बोला था लग्जमबर्ग इन अ थ्योरी सेज हाउ मिलिटरिज्म वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्ट ऑफ कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, जिसको वो फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म मानती है, राइट. वो अब कॉक्स बोलते हैं कि इस तरह से कोवर्सिव एबिलिटीज या फिर सिर्फ इकोनॉमिक कोवर्जन के थ्रू वो अपनी डोमिनेंस नहीं बनाए रखते, बल्कि डोमिनेंस किसके थ्रू आती है, हेजेमनी के थ्रू. एंड हेजेमनी क्या था, जैसे कि हमने ग्राम्स्की ने बोला था दैट व्हेन द अप्रेस्ड आर कंसेंटिंग टू द ऑर्डर दे आर ओके विद देम बीइंग रूल्ड. और ये क्यों हो गया है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव, द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट वी हैव आर मच बेटर देन यू, सो यू हैव टू बी लाइक अस. हम यही बोलते हैं ना कि वॉर एक्चुअल में यूएसए ओवर सोवियत यूनियन कहां पे फंडामेंटली जीता, इस हेजेमनी के वॉर के अंदर, वेर इन इट कन्विंस द पीपल ऑफ सोवियत यूनियन दैट इफ यू वांट टू ट्रूली लिव गुड लाइफ यू हैव टू लिव द अमेरिकन ड्रीम, वरना तो आप बस जिंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे हो. ठीक है. सो यही आइडिया जो है कॉक्स कहते हैं उनकी हेजेमनी बना के रखता है. सिमिलरली स्टीफन गिल भी अपने एनालिसिस में ये एम्फसाइज करते हैं कि ये जो हेजेमनी है ये बना के कौन कौन रखता है, नॉट जस्ट द कोर, नॉट जस्ट जो आपकी सेंटर की डोमिनेंट पावर्स है, बट इवन जो पावरफुल एलिट्स पेरिफेरी में एग्जिस्ट करते हैं. तो दोज पीपल हु आर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल वो भी इसकी हेजेमनी जो है वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं. जो अपने घर में अथॉरिटेरियनिज्म जाए जितना मर्जी हो, राइट, जाके वो यूएसए में जरूर बड़ी बड़ी बातें करेंगे या फिर दूसरे कंट्रीज को जरूर अपना मोर्चा दिखाने की बात करेंगे या बोलेंगे ओ वी स्टैंड देयर फॉर योर हेल्प एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सिमिलरली आपकी जो इंडिजिनियस एलीट है उनको भी बड़ा फायदा है, राइट. तो जब तक उनको फायदा हो रहा है कि एमएनसीज ने सारी की सारी चीजें उनके साथ प्रोक्योर करनी है, तो व्हेन दे आर आल्सो मेकिंग प्रॉफिट्स तो वो भी दे आर आल्सो हैंड्स इन ग्लव इन एक्सप्लॉइटिंग देयर पीपल, राइट. तो चाहे वॉलमार्ट हो चाहे अंबानी हो, एक्सप्लॉइटेशन करके प्रॉफिट को दोनों को ही मिलना है, राइट. सो कोऑपरेशन जो है आपकी, जो आपके फॉरेन एलीट है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं एंड जो इंडिजिनियस एलीट है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट. इसको स्टीफन गिल बुलाते हैं क्या, डिसिप्लिनरी न्यूलिबरलिज्म. कि अब ये जो नई गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल गवर्नेंस की सेटअप की गई हैं, दे फॉलो अ सर्टेन नेशनल एजेंडा जो कि न्यू लिबरल ऑर्डर को केटर करता है. एंड देयरफॉर वर्ल्ड ओवर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है इसी न्यू लिबरल ऑर्डर को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. तो हम वही बात करते हैं ना कि चाइना नाम के लिए ही कम्युनिस्ट है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में स्टेट ड्रिवन कैपिटलिज्म. प्रॉफिट अब स्टेट कमा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, राइट. तो न्यू लिबरल एजेंडा को उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे एक कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट कैपिटलिज्म वाला मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है. दोनों ही गिल एंड कॉक्स का ये मानना है कि अगर हमने इस हेजेमनी को डिस्ट्रॉय करना है, तो जिस तरह से ग्राम्स्की ने बात की थी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो काउंटर हेजेमनी बनाएंगे, उसी तरह से बोलते हैं आईआर के अंदर भी हमें काउंटर हेजेमनी की जरूरत है जो कि इन हेजेमनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन कर सके, इनको कर्टेल कर सके. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम वुड से कि द coming up of the World Social Forum was one of the steps in establishing a counter hegemony टू लिबरल आइडिया एंड लिबरल आइडियोलॉजी जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी जगहों पे एस्पाउस की जाती है. ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पे मेजर लिमिटेशंस है, अभी भी वो हेजेमनी चली जा रही है. वर्ल्ड सोशल फोरम का क्या ही हुआ, स्टेट्स अभी भी एक न्यू लिबरल पाथ पे ही जा रहे हैं. हाउएवर देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, देयर आर स्टिल,
राइट। यहाँ पे ही कॉक्स बोलते हैं कि आप सिर्फ स्टेट्स की क्यों बात कर रहे हो, यू लुक एट वेरियस सोशल मूवमेंट्स जो कि राइज हो रही हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुई, ब्लैक लाइव्स मैटर हुई, या वेरियस और मूवमेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चलती है अगेंस्ट द न्यू लिबरल एलिट्स। फॉर एग्जाम्पल इवन द फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया कैन बी seen as a way of establishing counter hegemony to what is presently considered the right path to go, right? That market reforms are good, right? Reforms in economy, liberal reforms are in economy are good, right? तो इन सबको क्वेश्चन करती है, और ये काउंटर हेजेमोनिक टेंडेंसीज सिर्फ स्टेट से नहीं बल्कि वेरियस सोशल मूवमेंट्स, वेरियस थिंक टैंक्स, वेरियस एनजीओज, इन सब से जो है ये आ रही है, राइट। तो इसको जो है कॉक्स अंडरलाइन करते हैं। द लास्ट स्कूल जो कि मार्क्सिज्म के अंदर आता है इज द क्रिटिकल स्कूल, ठीक है। तो ये क्रिटिकल स्कूल जो है डेवलप हुआ फ्रैंकफर्ट थ्योरिस्ट के काम के साथ, राइट। सो फ्रैंकफर्ट थ्योरिस्ट के जो वेरियस स्कॉलर्स थे जैसे कि थियोडोर अडोर्नो हो गए, हॉकाइमर हो गए, हर्बर्ट मर्क्यूज हो गए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ह्यूरेन हेबरमास हो गए। तो हमने बात की थी ना अडोर्नो एटसेट्रा की, किस तरह से उन्होंने एम्फसाइज किया था ऑन दिस आइडिया ऑफ मास पॉपुलर कल्चर। ये मास पॉपुलर कल्चर जो है बेसिकली पॉपुलराइज करता है ऐसी चीजों को जो कि डोमिनेंट वर्ल्ड चाहता है आप भी इसकी तरफ बढ़ो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक जैसे कि हम बात करते हैं ना कमोडिफाई कर देना कल्चर को, राइट। तो हमें पॉप सॉन्ग्स बहुत पसंद है, राइट। सो एवरीवन इन दिस कंट्री आल्सो वांट्स टू ड्रेस दैट सर्टेन वे, दे वांट टू सिंग दो सॉन्ग्स। ये आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंटली किसका है, ये अडोर्नो ने लाए हैं फ्रॉम द आइडिया ऑफ मास कल्चर, और किस तरह से ये जो मास कल्चर है ये हेजेमनी बनाए रखने में और उसको सस्टेन करने में कितनी ज्यादा हेल्प करता है, कितना ज्यादा जो है रोल प्ले करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क हैज बीन डन बाय एंड्रू लिंकलेटर इन टर्म्स ऑफ आईआर के अंदर एप्लीकेशन, ठीक है। ये मास कल्चर भी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अब कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी थिंक ऑफ समथिंग लाइक सॉफ्ट पावर, राइट। अगेन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ रैम्बो एंड रॉकी वाली मूवीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, राइट। सिमिलरली इमेजिन कीजिए इंडिया में in this day and age wherein the middle class and the upper class are more in tune with कि अच्छा कहाँ पे फैशन वीक्स हो रहे हैं, कौन सी कंपनी ने नए गुड्स और नए लाइन निकाल दी, rather than knowing what is happening in the country as well, right। तो ये commodification of culture जो है wherein even our folk songs have been given away to become more like pop songs of the mass media industry जो कि वेस्ट के अंदर चलती है, राइट। हम बात करते हैं ना कि किस तरह से इंडियन मूवीज एंड इंडियन एक्टर्स को भी ऐसा लगता है हमें लेजिटिमेसी तभी मिली जब अकेडमी अवार्ड्स ने हमको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यही आइडिया ऑफ अ मास कल्चर जो कि अपनी हेजेमनी बना के रख रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब एंड्रू लिंकलेटर जो है ह्यूरेन हेबरमास का जो काम था ऑन कम्युनिकेटिव एक्शन उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अपनाने की कोशिश करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि हमको ट्रू इमेंसिपेशन या फ्रीडम कैसे मिल सकती है, राइट। ये बोलते हैं हमारी जो इमेंसिपेशन है ये कर्टेल्ड क्यों है, ये कर्टेल्ड है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी जिनको हम कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि देखिए अभी हम क्या इमेजिन करते हैं, हम एक सर्टेन कंट्री का पार्ट है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम इंडिया का पार्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, हम इंडियंस हैं। तो क्या है कि इसके कारण हम इंडियंस इंडियंस में भाई हैं बट वी हेट पाकिस्तानीज, राइट। तो इसीलिए अगर कोई और सपोज जिसको हमने एंटी नेशनल का नारा देना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अरे तुम यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, तुम तो कनाडा चले जाओ, तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो बांग्लादेश चले जाओ, राइट। व्हाट हैपेंस, व्हाट डज दैट शो, दैट वी आर ट्रीटिंग देम लाइक नॉन सिटीजंस। इसका मतलब क्या है कि मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन, मेरी सेंस ऑफ ड्यूटी, मेरा जो आत्मपन है, मेरा जो एक तरह से जो मेरा बॉन्ड है दैट इज ओनली टुवर्ड्स माई सिटीजंस। इस कंट्री के बियॉन्ड, इस कंट्री की टेरिटरी के बियॉन्ड जितने भी लोग हैं वो भाड़ में जाए, आई डोंट केयर अबाउट देम, राइट। तभी हम बोलते हैं ना, तभी हर कंट्री जो है उनको पड़ी हुई है कि बस हमारी डेवलपमेंट हो जाए, हमारा सब बढ़िया हो, बाकी क्लाइमेट क्राइसिस हो, मालदीव्स डूबे, मेरा क्या जा रहा है, राइट। तो ये बोलते हैं ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि हमारी हम सबकी एक्चुअल इमेंसिपेशन एंड एक्चुअल फ्रीडम जो है इज टाइड टू वन अनदर, राइट। एंड दैट इज वाई लिंकलेटर जो है एक फिलोसफिकली क्रिटिसाइज करते हैं स्टेट, नेशन स्टेट एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ othering, wherein if you are a citizen
then I love you. If you are a non-citizen, then I don't care about you. You are excluded from it. You are an other. Right? तो ये जो एक बाउंड्री बना दी है, जिसको ये बाउंडेड कम्युनिटीज बोलते हैं, ये गलत चीज है. ठीक है, ये एक गलत चीज है. इसके कारण ही हमारी जो ट्रू इमेंसिपेशन है ये नहीं हो पा रही है, कि यही जो बॉर्डर्ड कम्युनिटीज हैं इनके अंदर मेजर इश्यूज हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अब लिंकलेटर करना क्या चाहते हैं? ये कहते हैं हमें एवेन्यूज, हमें वेज, हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम रीस्ट्रक्चर कर पाए इन कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को, ताकि हम फ्रीडम की तरफ, कॉस्मोपॉलिटनिज्म की तरफ जो है बढ़ सके. कॉस्मोपॉलिटनिज्म का क्या मतलब होता है? जहां पे हम मानते हैं दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ माय कंट्री और नॉट, दैट पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, दैट पर्सन डिजर्व्स लव, दैट पर्सन डिजर्व्स सर्टेन राइट्स. सो कांट की जो एक मॉरल डिग्निटी का आइडिया था, जब उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई कर लें, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो जाता है. ठीक है, तो लिंकलेटर बोलते हैं कि अब हमें ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो बाउंडेड कम्युनिटीज हैं, इनका आइडिया चेंज करने की जरूरत है. राइट? और ये बोलते हैं हमें ट्रू फ्रीडम सिर्फ तब मिलेगी जब नेशन स्टेट एज एन एंटिटी जो है वो अपना एथिकल एंड मॉरल सिग्निफिकेंस लूज कर ले, एंड पीपल कम टू रियलाइज कि जितना प्यार या जितनी सद्भावना और जितनी रिस्पेक्ट या जितनी ड्यूटी, जितनी मॉरल ऑब्लिगेशंस आई फील टुवर्ड्स my citizens of my country, similar kinds of obligations I also have to people throughout the world. That is why we have issues ना. अगर refugees अंदर आ रहे होते हैं, if you have Rohingyas coming in, or if you have say सीरिया से, लिबिया से, येमेन से भागे हुए लोग, running off to Europe, other people feel नहीं नहीं, we don't want to take them in, इनको भगाओ, ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है बोझ डालेंगे, ये टेररिस्ट है, ये है, ये वो है. क्यों? बिकॉज वी ऑलवेज हैव दिस ट्रस्ट इशू अगेंस्ट देम. सिमिलर ही चीज आप इंडिया में अपना लीजिए, कि अगर हमें लगता है कि हमने किसी और को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एनआरसी करेंगे. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिक्लेयर करते हैं कि वो सिटीजन ही नहीं है. बिकॉज हमारी ऑब्लिगेशन किसकी तरफ है? सिर्फ सिटीजन की तरफ. वंस a group of people or a community stops being a citizen, then we can do whatever we want with them because we aren't obligated to take care of them. Right? और इसी चीज को जो है लिंकलेटर क्रिटिसाइज करते हैं, that you should feel just as in touch कि हर कोई ह्यूमंस है. राइट? हर कोई जो इंसान है उसकी एक डिग्निटी है, एंड उसको आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है. सो वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दीज बाउंडेड कम्युनिटीज ऑफ नेशन स्टेट्स टुवर्ड्स अ लार्जर पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसके अंदर हर कोई जो है उसका एक इक्वल अधिकारी माना जा सके. लिंकलेटर को लगता है कि ईयू की जो डेवलपमेंट है एक स्टेप है टुवर्ड्स दिस इमेंसिपेटरी पोटेंशियल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है. At the same time, Linklater कहते हैं, even though I want a larger political community to happen, but I want thin cosmopolitanism rather than thick cosmopolitanism. इसका मतलब क्या है? अब थिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म या कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या है? कि हर मैं जो हूं, हर किसी को डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लव जो है अकॉर्ड करता हूं. इसी कॉस्मोपॉलिटनिज्म में जो है डेविड हेल ने और काम किया, और उन्होंने इनके बीच में जो है डिफरेंस हमको समझाने की कोशिश की. राइट? वो बोलते थिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म तब होता है जब, हाँ, ऐसा भी हो सकता है दैट बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीवन. राइट? तो कोई भी, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो श्रीलंका से भागे हुए तामिल्स हो, चाहे वो पाकिस्तान से आ रही परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हो, चाहे वो बांग्लादेश से आ रही परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हो, मैं हर किसी की देखभाल करूंगा. पर एट द सेम टाइम I can also have an attachment towards certain people. Why? Because we share certain cultures, right? But at the same time, I also believe in universalistic principles, जिनके basis पे मैं rest of the humanity की भी उतनी ही respect करता हूँ, right? तो हम universal values को accept कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम उनके अंदर हायरार्कीज नहीं बना रहे. हायरार्कीज का मतलब है कि मैं ये नहीं बोलूंगा दैट जस्ट बिकॉज समवन believes in a certain kind of god, or someone believes in जगराते करना, or someone wants to wear a hijab, or someone wants to wear a kada or kirpan, that those are less in the universal principles का hierarchy. right? मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा. जब हम इस तरह की यूनिवर्सलिस्टिक टेंडेंसी अटैच कर लेते हैं, right, to one and all, and कई certain set of universal values are seen as the ones जो कि cosmopolitan है, and हम बोलते हैं यही सब values जो है हर जगह लगनी चाहिए, right? ये जो है आपका थिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो जाता है. एंड थिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म है कि बेसिकली
मैं अपने कल्चर को भी रिटेन करके रख सकता हूँ, पर एट द सेम टाइम बाकी लोग जो है उनकी तरफ भी मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटेंड होती है, और मैं उनको भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करता हूँ और मैं उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करता हूँ। ठीक है, ये थिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है, और इसी थिन कॉस्मोपॉलिटनिज्म को जो है एंड्रू लिंकलेटर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्रिटिकल थ्योरी की भी कुछ क्रिटिसिज्म्स आ सकते हैं, अगेन वेरी फिलोसफिकल, जैसे कि हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की किए थे, बहुत ही फिलोसफिकल है। ईयू के अंदर जो करंट क्राइसिस चल रहा है, दैट पॉइंट्स टू द लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इमेंसिपेटरी थीसिस जो कि लिंकलेटर ने आगे रखे हैं। सिमिलरली आप जीनोफोबिक नेशनलिस्ट टेंडेंसीज पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि कंट्रीज में उभर के आ रही हैं, राइट। हर जगह जो है विद द इमर्जेंस ऑफ राइट विंग पार्टीज जो है उनके लिए जो सपोर्ट है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो सारे के सारे जो हैं इस क्रिटिकल थ्योरी ऑफ आईआर फ्रॉम मार्क्सिस्ट अप्रोच का क्रिटिसिज्म हो सकते हैं।